हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया में देख ही रहे होंगे कि फार्म बिल 2020 को लेके कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। किसान एक जगह पे बिल्कुल नाखुश है इस बिल से, इस एक्ट से, और सरकार कह रही है कि ये किसान के भले के लिए ही है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे इस बिल के बारे में। इस बिल में जो 3 एक्ट है जो पास किए गए हैं उसके बारे में डिटेल में बताएंगे और इजी वे में आपको समझाएंगे कि ये किसके भले के लिए है। क्या ये किसान के भले के लिए है या फिर इससे किसानों का नुकसान होगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और लाइक भी कीजिए। इससे हम लोग एंकरेज होते हैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए और आप तक आसान भाषा में किसी टॉपिक को लेके आने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। दोस्तों, इसमें क्या नियम लाया गया है कि अब जितनी भी कंपनीज़ है जिनके पास गोडाउन है या फिर कोई इंडिविजुअल भी जिसके पास गोडाउन है, स्टोर है, स्टोरेज की क्षमता है, वो अब एसेंशियल जो आइटम्स है, एसेंशियल गुड्स जो है वो स्टोर कर सकता है। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। सिर्फ वो किसी आपदा के टाइम या फिर वॉर के टाइम स्टोर नहीं कर सकता। दोस्तों, 1955 में इंडिया में एक रूल बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती कोई भी एसेंशियल गुड। अगर वो स्टोर करती है तो उसको होर्डिंग या फिर ब्लैक मार्केटिंग माना जाएगा और उस बंदे को जेल भी हो सकती है। पर दोस्तों, अब सरकार ने वो रूल हटा दिया है। इस एक्ट के ज़रिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020 के ज़रिए वो नियम हटा दिया है। अब कोई भी कितना भी स्टोर कर सकता है अपने गोडाउन में। पर दोस्तों, इसका नुकसान और फ़ायदा किसको है? सरकार कह रही है कि अब जो किसान है वो जितना चाहे उतना स्टोर कर सकती है। जब रेट इंक्रीज़ हो तब वो बेच सकती है, जब उनको सही भाव मिले तब वो बेच सकती है। पर इसका असली फ़ायदा और नुकसान किसको है? क्या दोस्तों, एक जो नॉर्मल किसान है जिसके पास बस थोड़ी सी ज़मीन है, या फिर बड़ा किसान है, उसके पास भी क्या स्टोरेज की क्षमता है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। जो हमारा एफसीआई है, जो ये सारा किसानों से सामान लेके, अनाज लेके स्टोरेज में रखती है, इंडिया का जो स्टोरेज फैसिलिटी है एफसीआई देखती है, उसके पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो पूरे जितने भी एमएसपी पे सामान लेती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जितना अनाज लेती है, वो स्टोर कर पाए। जब उसके पास भी नहीं है तो नॉर्मल किसान के पास स्टोरेज की क्षमता कहाँ से होगी? नॉर्मल जो किसान है वो अपना घर तक ठीक से नहीं बना पाता। वो किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, और वो एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाएगा जिसमें वो स्टोरेज कर पाए। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, या फिर जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोग ही स्टोरेज फैसिलिटी बना सकते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान खरीद के स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए पुलिस आई उनके पास, पुलिस आके कहती है, भाई इतना सामान आपने कैसे स्टोर किया? आपके स्टोर करने से मार्केट में जो उस आइटम का रेट है वो बढ़ गया है, तो आपने क्यों स्टोर किया? तो वो बंदा बोलेगा, भाई 2020 में मोदी जी ने बोला तो था कि आप स्टोर कर सकते हो। अभी ना कोई आपदा है ना कोई वॉर है, तो हम स्टोर कर सकते हैं। अब बाहर कीमत बढ़े तो बढ़े, हमें क्या। अब दोस्तों, ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो उससे रेट बढ़ जाता है उस आइटम का। मान लीजिए आलू है, आलू की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर कोई लोग आलू खाता है, हर एक सब्ज़ी में आलू डलता है। अब मान लीजिए दिल्ली का एक बिजनेसमैन है, एक कंपनी है कोई, वो अब किसानों से सारे आलू खरीद के अपने गोडाउन में रख देता है। अब दोस्तों, ये जो नॉर्मल रेडी वाले हैं जो कि सड़क पे आलू बेचते हैं या फिर किसी मंडी में आलू बेचते हैं, कहीं भी आलू बेचते हैं, वो लोग जब उस स्टोरेज में पहुंचेंगे कि हमको आलू दे दो, हमें लोगों को बेचने जाना है, तो वो जो स्टोरेज वाला है वो बोलेगा, नहीं यार, आलू तो आया नहीं है, आलू की पैदावार हुई नहीं है, हमारे पास तो आलू नहीं है। पर उसके पास स्टोरेज में बहुत सारा आलू पड़ा हुआ है जो कि वो दे नहीं रहा। जिससे क्या होगा, अब पूरे शहर में ये हवा फैल जाएगी कि आलू की कमी है, आलू नहीं आ रहा है, जिसके कारण आलू का रेट बढ़ जाएगा। और जब रेट बढ़ जाएगा तब जिसने स्टोरेज किया था वो अपने आलू निकाल देगा, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नुकसान किसको होगा? नुकसान किसानों को होगा और नॉर्मल कंज्यूमर को होगा।
हाँ, पर इससे एक चीज़ अच्छी ज़रूर होगी जो सरकार कह भी रही है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ इंडिया में काफ़ी सारी बन जाएगी, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करेगी और इंडिया में एक अच्छी खासी स्टोरेज क्षमता बन जाएगी। अब दोस्तों दूसरा जो एक्ट है वो है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। दोस्तों ये मेन मुद्दा है जिसमें फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी में आता है एमएसपी। अब दोस्तों ये मेन मुद्दा है जिसमें फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी क्या है। सरकार कह रही है कि इस एक्ट के थ्रू अब जो भी किसान है वो जो अपना प्रोडक्ट है, अपने उगाया हुआ जो सामान है, अनाज है, वो सीधा कंपनीज को बेच सकती है, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बढ़िया है। अगर ये सही से लागू हुआ तो ज़रूर किसानों को फ़ायदा होगा, पर इसका एक नेगेटिव साइड भी है। दोस्तों मान लीजिए एक कंपनी है, एक किसान, जैसे मैं एक किसान हूँ, एक कंपनी आके मुझे बोलती है, जैसे कि लेज़ आता है मेरे पास, लेज़ को चिप्स बनाने के लिए चाहिए आलू। वो मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि इस साल तुम अपने खेत में आलू उगाओ, मैं आपको पक्का 25 रुपये पर किलोग्राम आलू पे दूंगा, जबकि मेरी उगाई है, मेरे को जितना कॉस्ट लगता है उगाने में वो है 20 रुपये। तो लेज़ ने आके बोला कि तुम्हारी जो उगाई है वो 20 रुपये है, मैं तुम्हें 25 रुपये पक्का दूंगा, भले ही मार्केट रेट कुछ भी हो रहा हो। मार्केट रेट अगर 16 रुपये भी है फिर भी मैं तुम्हें 25 रुपये दूंगा। मैं खुश, मैं आलू उगाना स्टार्ट हो जाऊंगा कि अब तो पक्का हो गया कि 25 रुपये में वो लेज़ वाला लेगा ही लेगा मुझसे। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, ये तो बहुत अच्छा है। तो इसमें नेगेटिव ये है कि मान लीजिए कि उसने मेरे को बोला कि 25 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, खेती शुरू करने से पहले, आलू उगाने से पहले 25 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब मान लीजिए कि जब 4-5 महीने बाद आलू उग जाते हैं, उसके बाद अगर मार्केट रेट 50 रुपये है तो मैं मार्केट में नहीं बेच सकता उसको, मुझे अब उस कंपनी को 25 रुपये में ही देना पड़ेगा। और दोस्तों एक और नेगेटिव चीज़ ये है कि मान लीजिए 25 रुपये डिसाइड हुआ है, मैंने आलू उगा के उस कंपनी को दे दिया। अब वो कंपनी बोलेगी कि मेरा यार नुकसान हो गया, मेरी कंपनी बंद हो गई, मेरी कंपनी ये हो गया, वो हो गया, मैं आपको 18 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद मैं बोलूँगा कि यार कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 25 रुपये, मुझे 25 रुपये तो चाहिए। तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं 19 रुपये, मैं 18 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता। फिर मैं क्या करूँगा? मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। इस एक्ट के मुताबिक मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकता। मुझे मंडी का जो ब्यूरोक्रेट है, सरकार का ब्यूरोक्रेट है, सरकारी आदमी है, उसके पास जाना पड़ेगा या फिर एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। ये लोग मेरा जो मैटर है वो सॉल्व करेंगे। अब क्या गारंटी है कि एसडीएम या फिर वो सरकारी आदमी को उस बड़ी कंपनी ने घूस नहीं दिया हो। अब आपको पता है अंबानी, अदानी, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके पास कितना पैसा है, वो आराम से किसी भी सरकारी आदमी को खरीद सकते हैं। सिर्फ वो कोर्ट को नहीं खरीद सकते, वो किसी भी सरकारी आदमी को खरीद के कॉन्ट्रैक्ट में फेरबदल करवा सकता है, या फिर मेरे खिलाफ वो लोग किसी को भी खड़ा कर सकता है, जो कि मेरे को झूठा साबित कर देगा बड़े ही आराम से। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा तो है पर नुकसान भी है। भारत सरकार को ये गारंटी करना पड़ेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में 25 रुपये लिखा है तो 25 रुपये जो उन्होंने बोला है वो मिनिमम प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कि मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा। अगर मार्केट रेट ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसका भी एश्योरेंस देना पड़ेगा कि बाई चांस अगर जो कंपनी है वो पैसे देने में नाकाम रहती है, पैसे नहीं देती है, तो सरकार को या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन को इसको सेटल करना पड़ेगा, जिससे कि किसान का नुकसान ना हो। किसान को जितना कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है उतना पक्का मिले ही मिले। अब दोस्तों किसान की एक और चिंता है। किसान कह रहे हैं कि उनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी छीन लिया जाएगा, क्योंकि इस एक्ट में एमएसपी का उतना ज़्यादा जिक्र नहीं है। एमएसपी को हटाने की बात बहुत दिनों से चल रही है। बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा से इसके खिलाफ है। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, ये सब लोग हमेशा से ही बोलते हुए आए हैं कि एमएसपी देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है इससे, इसलिए एमएसपी हटा देना चाहिए, जो कि शक बढ़ा देता है किसानों में कि अब एमएसपी हट जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एमएसपी से फ़ायदा क्या होता था किसानों को। तो दोस्तों एमएसपी जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि सरकार देती है किसानों को। सरकार बोलती है कि आप गेहूं उगाओ, गेहूं का रेट 25 रुपये
गेहूँ उगाने से पहले हम लोग फिक्स कर देंगे। मार्केट रेट कुछ भी हो 25 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो सरकार देगी, आपको गारंटी है। पर अगर मार्केट रेट 50 रुपये है तो आप सरकार को ना बेच के आप बाहर 50 रुपये भी बेच सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर रेट कम है, रेट अगर 16 रुपये है तो आप 25 रुपये में सरकार को बेच दो, जो सरकार ने आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रखा है। पर 25 रुपये से ऊपर है, 50 रुपये है, तो आप मार्केट में बेच सकते हो 50 रुपये में, आपको सरकार को देने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यहाँ पर ही फ़र्क आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कॉन्ट्रैक्ट में 25 रुपये है तो आपको 25 रुपये में ही देना पड़ेगा, आप 50 रुपये में बाहर नहीं बेच सकते। यहाँ पे किसान बंध जाता है, किसान के पास वो फ्रीडम नहीं रहती है, ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे एक्ट की। तीसरा एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसमें सरकार बिल्कुल सीना तान के कह रही है कि इस एक्ट के बाद अब कोई भी स्टेट का किसान किसी भी स्टेट में अपनी खेती बेच सकता है, अपना उगाया हुआ जो प्रोडक्ट है, जो अनाज है, बेच सकता है। पर दोस्तों इसमें नया क्या है, इसमें नया ऐसा क्या हुआ है? इससे पहले भी क्या जो पंजाब का किसान है वो गेहूँ बंगाल में जाके नहीं बेच सकता था? क्या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था? नहीं, आराम से किसी भी स्टेट का किसान दूसरे किसी भी स्टेट में कोई भी सामान बेच सकता था। क्या दोस्तों महाराष्ट्र से या बंगाल से या फिर यूपी से दिल्ली में कोई सामान नहीं आता था? कोई आम नहीं आते थे या फिर सेब नहीं आते थे या कोई और सामान नहीं आता था? तो इसमें नया क्या है? सरकार ने बोला कि हमने बिचौलियों को हटा दिया है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बिचौलियों को हटा दिया है। हम लोग सब चाहते हैं कि मिडल मैन हट जाए। पर दोस्तों इसमें नेगेटिव क्या है? अब इसमें नेगेटिव ये है कि मान लीजिए मैं किसान हूँ, मैं प्याज उगाता हूँ, मेरे खेत में बहुत सारे प्याज हुए। अब मैं उस प्याज को लेके कहाँ जाऊँगा? क्या मैं एक दुकान लगाऊँगा? मैं शहर में जाके एक रेडी लगाऊँगा? क्या करूँगा? मैं उसको बेचूँगा कहाँ पे और कैसे बेचूँगा? अगर मैं शहर में जाके अपना सारा प्याज लेके शहर में जाके बेचूंगा, बहुत बड़ी दुकान लेके, तो दुकान का रेंट मेरे को देना पड़ेगा, मेरे को वहाँ पे 1 महीना 2 महीना रहना पड़ेगा अपना सारा सामान बेचने के लिए। किसान को ये बात पता है, किसान के लिए ये चीज़ पहले लागू थी कि किसान ऐसा कर सकता है, कोई नया नहीं है। भारत सरकार ने अभी ये एक्ट लागू करके किसान को कोई अलग से फ्रीडम नहीं दिया कि वो कर सकता है, वो पहले भी कर सकता था ये चीज़, पर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता था। क्योंकि अगर किसान 1-2 महीने शहर में अपना सामान बेचने में लगाएगा तो वहाँ पे खेती बाड़ी कौन करेगा, और शहर में रहने का, दुकान लेने का खर्चा कौन देगा उसको? इसलिए जो किसान है वो मिडल मैन को, जिसे कि नॉर्थ इंडिया में अर्थी बोला जाता है, उनको अपना सामान बेच देते हैं। अब मान लीजिए कि प्याज का मार्केट रेट 40 रुपये है तो मिडल मैन उसको 30 रुपये में खरीदते हैं और किसान खुशी खुशी उसको 30 रुपये में बेचते हैं। क्योंकि किसान को पता है अगर वो शहर में जाके ये सामान बेचेगा, अपना जो उगाई है वो बेचेगा, उसकी कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहाँ का रेंट, वहाँ पे रहने का खर्चा, उसकी मेहनत भी और ज़्यादा डबल हो जाएगी। एक तो खेतीबाड़ी करने का मेहनत, इतने महीने उसने मेहनत किया, फिर उसको बेचने में भी वो मेहनत करेगा। इससे बढ़िया वो 10 रुपये कम में ही मिडल मैन को दे दे, सारी हेडेक उसकी, उसको कहाँ बेचना है, क्या करना है, सारी हेडेक उसकी। अब किसान को अपने उगाई का पैसा मिल गया। ये सिस्टम दोस्तों सिर्फ खेतीबाड़ी या फार्मिंग में नहीं है। अगर दोस्तों कोई फैक्ट्री है वो जूता बनाती है तो फैक्ट्री वाला खुद जूता उठा के दुकानों में नहीं बेचता है या लोगों के पास नहीं जाता है, वो भी होलसेलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को पहले देता है। वो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ही दुकानों में देते हैं और हम लोग जाके शोरूम्स और दुकानों में जूता खरीदते हैं। फार्मिंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। जो किसान है वो खेतीबाड़ी करते हैं, अपना अनाज उगाते हैं, उसको जाके मिडल मैन, जो जिसे कि आप होलसेलर भी बोल सकते हो, मिडल मैन को जाके बेचता है। मिडल मैन दुकानों में जाके और जितने भी रेडी वाले हैं उनको जाके बेचता है और वहाँ से हमारे पास वो अनाज पहुँचता है। अगर दोस्तों ये एपीएमसी और बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे तो किसान को खुद आना पड़ेगा या तो बेचने के लिए, जो कि किसान के लिए संभव नहीं है, या फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी जिसमें कि कंपनीज का फ़ायदा है। तो दोस्तों ये पूरे तीनों एक्ट से इंटेंशन थोड़ी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत अच्छी है, इससे किसानों का फ़ायदा होगा, पर नेगेटिव ज़्यादा है। प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है खेतीबाड़ी का, फार्मिंग का प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है और किसानों से बहुत गुना ज़्यादा फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज़ को होगा और किसान को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है।
तो दोस्तों फार्म बिल 2020 को लेके आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मेरी निजी राय थी। तो दोस्तों और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।